हेलो एंड वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। ये है चैप्टर नंबर 3 जीन रेगुलेशन का। हम चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किए थे कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स अबाउट द जीन रेगुलेशन। उसके बाद चैप्टर 2 में हमने शुरू किया था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, जो कि कंटिन्यू है चैप्टर 3 में। तो आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, व्हाट इज ओपेरॉन, व्हाट इज सिस एक्टिंग एंड ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, लैकोपोरॉन। लैकोपोरॉन का हम डिस्कस करेंगे, हम नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपोरॉन, बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैकोपोरॉन, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपोरॉन एंड कैटाबोलाइट रिप्रेशन। तो अगर आपको इन सब टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है या समझ में नहीं आते तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और हम लोग जो है हायर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों में ही जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक में, जो बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है वो होता है कपल्ड कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन या कपल्ड ट्रांसलेशन बोल सकते हो। ठीक है। अभी कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे वो ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, फॉर एग्जांपल मान लो ये डीएनए है आपका, राइट। तो आपको पता है कि ये डीएनए ऐसे खुल जाता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर, राइट। और इसका यहाँ से क्या होता है, इसका यहाँ से होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, मतलब साथ ही साथ आरएनए भी बनने लग जाता है ऐसा। ठीक है। आरएनए बन रहा है, ये हो गया आपका डीएनए, ये हो गया आपका आरएनए। और जैसे जैसे आरएनए बनता है उसी के साथ साथ, अभी आरएनए पूरा बन के कंप्लीट भी नहीं हुआ होता, और उसी के साथ यहाँ पर आपका बनने लग जाता है प्रोटीन। ये आरएनए इसका अटैच हो जाता है राइबोसोम से, ठीक है। और ये बनाने लग जाता है आपका यहाँ से प्रोटीन। देख रहे हो, ये प्रोटीन प्रोटीन बन रहा है, दिस इज योर प्रोटीन। तो अभी आरएनए भी बन रहा है, और वो आरएनए खुद तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ उसका प्रोटीन भी ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया। तो इसको बोला जाता है कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में, राइट। अब जब अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में क्या होता है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। बट अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें तो न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती नहीं है, राइट। तो वो जैसे ये अगर बैक्टीरियल सेल है तो इसका डीएनए भी पूरा इसी में रहता है, राइट। डीएनए हो गया ये, इसका जो आरएनए बनता है वो भी इसी में रहता है, प्रोटीन में ही बनता है। तो इसलिए कपल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के चांसेस इसी में रहते हैं। बट अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस तरीके का सेल होता है, ठीक है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए जब बन जाता है तो ये आरएनए को बाहर आना होता है टू मेक द प्रोटीन, राइट। तो कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के चांसेस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, क्योंकि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है और ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में होता है। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है आगे चलने से पहले, राइट। तो ये था। इसके बाद अब जो मोस्टली प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो होते हैं दे आर पॉलीसिस्ट्रोनिक। ओके, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, है ना। जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होते हैं वो क्या होता है कि मल्टीपल जीन्स ऑन ए सिंगल ट्रांसक्रिप्ट। तो एक्चुअली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका ये डीएनए है, ओके, ये आपका डीएनए है इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। जीन जो होता है डीएनए का कोई शॉर्ट फ्रेगमेंट होगा, है ना। एक जीन यहाँ होगा, एक जीन यहाँ होगा, ठीक है, राइट। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हर एक जीन का अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन होता है। जैसे इसका एमआरएनए अलग बनेगा,
इसका mRNA अलग बनेगा, ओके। फिर इसका प्रोटीन अलग बनेगा और इसका प्रोटीन अलग बनेगा। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। बट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया की, तो यहां पर क्या होता है कि मल्टीपल जीन्स ऑन ए सिंगल ट्रांसक्रिप्ट एंड द सिंगल प्रोमोटर दैट इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द क्लस्टर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत सारे जीन लाइन से अरेंज है यहाँ पर, जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, है ना। और अब क्या होगा, इनका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है बैक्टीरिया में, तो इन सब का एमआरएनए एक साथ बनता है। यहाँ पर होगा जीन 1, यहाँ पर होगा जीन 2, यहाँ पर होगा जीन 3 और यहाँ पर होगा जीन 4। ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हर एक जीन के लिए एक अलग प्रोमोटर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात करी अभी यूकैरियोटिक में, तो जीन 1 के लिए प्रोमोटर अलग चाहिए, जीन 2 के लिए प्रोमोटर अलग चाहिए। बट अगर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए की बात करें, तो कई सारे जीन्स के लिए एक सिंगल प्रमोटर ही काफी होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जीन 1, 2, 3, 4, इस चारों के चारों जीन ट्रांसक्राइब हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल प्रमोटर। इसी प्रमोटर की हेल्प से ही सारे के सारे जीन ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। तो इस तरीके, और फिर इनका बनेगा प्रोटीन, है ना। तो सिंगल एमआरएनए इज कंसिस्टिंग द मल्टीपल जीन्स। तो इस तरीके के एमआरएनए को बोला जाता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, मल्टीपल जीन्स ऑन ए सिंगल ट्रांसक्रिप्ट, राइट। ये है। उसके बाद इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, जहां पर एक प्रोमोटर हो, ठीक है, और एक ही प्रमोटर बहुत सारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा हो, है ना। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओपेरॉन। और ओपेरॉन मेनली प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में मेनली। द जीन क्लस्टर एंड प्रमोटर प्लस एडिशनल सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल ऑपरेटर, है ना, एडिशनल सीक्वेंस है डीएनए का। ऑपरेटर का क्या फंक्शन, अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम सीखेंगे अच्छे से। तो द जीन क्लस्टर एंड प्रमोटर प्लस एडिशनल सीक्वेंस दैट फंक्शन टुगेदर इन ए रेगुलेशन कॉल्ड ओपेरॉन, ये सब के सब एक साथ फंक्शन करते हैं। या प्रमोटर पर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, राइट। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, आरएनए पॉल, और ये जब आगे की तरफ मूव करेगा यहाँ पर, तो इसका एक साथ ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा इन सारे जीन्स का। तो ये सारे के सारी सीक्वेंसेस एक साथ मिलकर काम करे, तो ऐसे क्लस्टर ऑफ जीन को विद अ सिंगल प्रमोटर एंड एडिशनल सीक्वेंस कहा जाता है ओपेरॉन, राइट। ये हो गया। इसके बाद कुछ कुछ ओपेरॉन्स ऐसे भी डिस्कवर किए गए हैं बैक्टीरिया में जो कि मोर देन 20 जीन्स को भी अपने पास रखते हैं। तो कोई कोई ऐसे भी ओपेरॉन है जिसमें 20 जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था ओपेरॉन का, वो दिया किसने था। तो वो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था जैकब एंड मोनार्ड, आपने सुना भी होगा, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकस मोनार्ड। ये दो साइंटिस्ट थे, 1961 में इन्होंने ओपेरॉन का मॉडल दिया था। इन्होंने ओपेरॉन का मॉडल तो दिया ही था, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था कि जो डीएनए होता है उसमें दो तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं। पहला होता है ट्रांस एक्टिंग, पहला सीक्वेंस ऐसा होता है जो ट्रांस एक्टिंग प्रोडक्ट बनाता है, और दूसरा सीक्वेंस ऐसा होता है जो सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। मतलब इन्होंने ये कहा था कि अम, इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन टू टाइप्स ऑफ डीएनए, ठीक है। कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो ट्रांस एक्टिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा ट्रांस एक्टिंग प्रोटीन्स, ट्रांस एक्टिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। तो और फिर इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो ट्रांस एक्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और सिक्स एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस हैं, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वो कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है, यही सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे इस लेक्चर में, ठीक है। तो जीन एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ ट्रांस एक्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो जीन क्या होता है, आपको पता है कि जीन क्या होता है। जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, है ना, दैट कोड्स फॉर ए डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट। डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये डीएनए है आपका, ओके, इसका मान लो कि
ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये mRNA बन गया। ओके, अब ये बन गया इसका प्रोटीन। mRNA से प्रोटीन भी बनेगा ट्रांसलेशन की हेल्प से। तो अब आपको पता है कि ये जो प्रोटीन होता है ये बनने के बाद एक ही जगह तो रहता नहीं है, इसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन में चले जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन होते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल में चले जाएंगे। कुछ गोल्गी बॉडी में चले जाएंगे। कुछ अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट में चले जाएंगे। तो अलग अलग टाइप से प्रोटीन होते हैं, तो वो अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट, दे आर डिफ्यूजिबल, दे वो डिफ्यूज कर जाते हैं बनने के बाद, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ए जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट, इधर आरएनए और ए प्रोटीन, ठीक है। डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ओके, तो ये दोनों क्या होते हैं, डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, आरएनए को डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आरएनए भी कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। न्यूक्लियस में बनने के बाद वो डिफ्यूज होके बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, तो दैट्स वाई आरएनए इज आल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट। बट मेनली यहाँ पर हम फोकस करेंगे प्रोटीन पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि प्रोटीन के, इस प्रोटीन के लिए मान लो ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के लिए सीक्वेंस इस डीएनए में था, सीक्वेंस तो यही था इसका। बट जब इसका ट्रांसलेशन हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया तो ये डिफ्यूज होकर चला गया, राइट। तो द क्रूशियल फीचर इज दैट द प्रोडक्ट डिफ्यूजेस अवे फ्रॉम इट्स साइट ऑफ सिंथेसिस टू एक्ट समवेयर एल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोटीन जो बनता है, वो जहां पर बनता है वहां से कहीं और चला जाता है, वहां पर नहीं रहता, है ना। या तो मेम्ब्रेन में जाएगा, या तो साइटोप्लाज्म में जाएगा, या तो न्यूक्लियस में वापस चला जाएगा, अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से डिफ्यूजिबल होता है। अब आपको समझना होगा कि ट्रांस एक्टिंग और सिस एक्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो ट्रांस एक्टिंग क्या होता है, एनी जीन प्रोडक्ट दैट इज फ्री टू डिफ्यूज टू फाइंड इट्स टारगेट इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रांस एक्टिंग। ऐसा कोई भी जीन का प्रोडक्ट, जीन का प्रोडक्ट, प्रोटीन क्या है, जीन का प्रोडक्ट, जो फ्री टू डिफ्यूज है, बन गया, अभी कहीं भी जा सकता है, किसी भी किसी भी दूसरे प्रोटीन से बाइंड हो सकता है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल से बाइंड हो सकता है, किसी भी आरएनए मॉलिक्यूल से बाइंड हो सकता है, राइट, मेम्ब्रेन प्रोटीन से बाइंड हो सकता है, तो इट इज डिफ्यूजिबल। तो जो ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं दे आर डिफ्यूजिबल एंड दे दे फाइंड द टारगेट, है ना। वो अपने टारगेट को फाइंड करते हैं और वहां जाकर बाइंड करते हैं। बट जो सिस एक्टिंग होते हैं वो डिफ्यूजिबल नहीं होते। कैसे, एनी सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट फंक्शंस एक्सक्लूसिवली एज ए डीएनए सीक्वेंस अफेक्टिंग ओनली द डीएनए टू विच इट इज फिजिकली लिंक्ड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान से समझना होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कि ये डीएनए हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पर होता है प्रमोटर, ओके, यहाँ पर होता है ऑपरेटर, ये हो गया जीन ए, ये हो गया जीन बी, ये हो गया जीन सी। तो ये क्या है, आपका डीएनए सीक्वेंस है, ये डीएनए सीक्वेंस है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर प्रमोटर को, प्रमोटर की और ऑपरेटर की बात करें, है ना, तो ये दोनों डीएनए सीक्वेंसेस हैं और दोनों के दोनों सेम डीएनए पे प्रेजेंट है, राइट। तो जो सेम डीएनए पे प्रेजेंट हो उनको बोला जाता है सिस, जो डिफ्यूज ना कर सके। तो ये दोनों प्रमोटर और ऑपरेटर एक दूसरे के लिए सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस है, राइट, ओके। अब कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो सिस एक्टिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे सब हम आगे समझेंगे। लैक ओपेरॉन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक जीन होता है लैक आई। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लैक ओपेरॉन है, तो जो लैक आई जीन होता है वो एनकोड करता है लैक रिप्रेसर। अभी आपको सिस और ट्रांस में बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। लैक रिप्रेसर, तो लैक रिप्रेसर क्या होता है कि ये लैक रिप्रेसर जो होता है ना, ये खुद अपने ही डीएनए पर जाकर बाइंड हो जाता है। यहां पर प्रोमोटर पर आकर बाइंड हो गया, ठीक है। तो अभी ये क्या हो रहा है,
अभी अगर ये खुद ही अपने ही प्रमोटर पर, अपने ही ऑपरेटर पर बाइंड हो रहा है, जिस डीएनए से ये बन रहा है उसी डीएनए के ऑपरेटर पर जाकर बाइंड हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज सिस एक्टिंग लैक रिप्रेसर, सिस एक्टिंग। ओके, बट ये लैक रिप्रेसर जो है ये तो एक प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन क्या हो सकता है कि ये दूसरे डीएनए के ऑपरेटर पर भी जाकर बाइंड हो सकता है। तो जब ये दूसरे डीएनए पे जाकर बाइंड होगा तब ये कहलाएगा ट्रांस एक्टिंग। आई होप आपको ये क्लियर अब हो गया होगा कि सिस एक्टिंग क्या होता है, ट्रांस एक्टिंग क्या होता है। जो सीक्वेंसेस सेम डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मेनली सीक्वेंसेस को हम सिस एक्टिंग बोलते हैं, और ट्रांस एक्टिंग मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं जो कि दूसरे डीएनए पर जाकर बाइंड होंगे, बनेगा किसी और डीएनए से, जाकर बाइंड होगा किसी और डीएनए मॉलिक्यूल पर, या जाकर बाइंड होगा मेम्ब्रेन प्रोटीन पर, या जाकर बाइंड होगा क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उनको ट्रांस एक्टिंग बोला जाता है। तो अब आपको यहाँ पर क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे कि जैसा हमने अभी एक दो स्लाइड्स पीछे बोला था कि जीन रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिफिक इंटरेक्शन होना। तो कुछ इसी तरीके से इंटरेक्शन होता है जीन रेगुलेशन के ड्यूरेशन में। ओके, जो कि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी तक हम हमारे हमारे लिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने समझ ली हैं। अब हमको ये डिस्कस करना है कि कितने तरीके से रेगुलेशन होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, राइट। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फाउंड इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पॉजिटिव रेगुलेशन भी देखने को मिलता है। ओके, फिर इसमें एटीन्यूएशन भी एक मोड है रेगुलेशन का, स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स एक मोड है रेगुलेशन का, और स्पेसिफिसिटी फैक्टर रेगुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन की। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी जब भी नेगेटिव रेगुलेशन की बात है और पॉजिटिव रेगुलेशन की बात है, तो सबसे पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जो नेगेटिव रेगुलेशन होता है वो होता है रिप्रेसर मीडिएटेड। ध्यान रखना, मैंने आपको ये सेकंड लेक्चर में भी समझाया था कि रिप्रेसर मीडिएटेड क्या होता है और एक्टिवेटर मीडिएटेड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर नेगेटिव रेगुलेशन की बात हो रही है, इसका मतलब वहां पे रिप्रेसर मीडिएटेड रेगुलेशन हो रहा है। रिप्रेसर इज द मेन फंक्शनल मॉलिक्यूल। ठीक है, रिप्रेसर का काम क्या होता है, रिप्रेस करना ट्रांसक्रिप्शन को, सिंपल। अगर हम बात कर रहे हैं कहीं पर पॉजिटिव रेगुलेशन की, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो होता है एक्टिवेटर मीडिएटेड। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव रिप्रेसर, रिप्रेसर खुद एक नेगेटिवली मतलब इनहिबिट करता है, तो उससे आपको याद रखना नेगेटिव। पॉजिटिव रेगुलेशन मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ है वहाँ पे, तो वो एक्टिवेटर, एक्टिवेटर तो एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। तो इस तरीके से आपको याद करके रखनी है ये दोनों चीज़ें। अब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी इन टर्म्स में, इन टर्मिनोलॉजीज में, राइट। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो नेगेटिव रेगुलेशन होता है इट इज रिप्रेसर मीडिएटेड। दूसरी चीज कि ये जो नेगेटिव रेगुलेशन होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके से काम करता है। पहला होता है इंड्यूसिबल और दूसरा होता है रिप्रेसिबल। ठीक है, अब इसका मतलब हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल का मतलब क्या है। तो इसको समझना कैसे है, ये अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बना के समझोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाओ तो ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो मेनली इस अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो इसके जो टर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे से उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तो अपने आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। तो जैसे कि अगर हम इंड्यूसिबल बोल रहे हैं
तो इंड्यूसिबल का मतलब है कि कोई चीज पहले से ऑफ है, उसको इंड्यूस कराने के लिए बोल रहा है, मतलब ऑन कराने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अभी ऑफ होगा, ठीक है। उसको इंड्यूस कराना है, तभी तो इंड्यूसिबल नाम है। उसको ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो ऑन करना है, ओके। तो ये है। तो अब आप सोचो कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ है अभी इस यहाँ पर, और इंड्यूस कराना है, ऑन कराना है, तो ऑफ क्यों होगा? खुद सोचो। तो वापस आओ यहाँ पर, ये किस तरीके का है? रिप्रेसर मीडिएटेड रेगुलेशन है। तो अगर रिप्रेसर जो होता है, अगर रिप्रेसर एक्टिव होगा, खुद सोचो, रिप्रेसर, रिप्रेसर का मतलब क्या है? जो रिप्रेस करे, सप्रेस करे, इनहिबिट करे, राइट। तो अगर रिप्रेसर एक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या? कि आपका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होगा। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर ऑफ क्यों है? क्योंकि जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आपका एक्टिव होगा। तो जब रिप्रेसर एक्टिव है तो उसने रिप्रेस कर रखा है ना ट्रांसक्रिप्शन को, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है। हमें क्या कराना है कि इस रिप्रेसर को इनएक्टिव करा दो। तो जब ये रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो ट्रांसक्रिप्शन अपने आप ऑन हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो रिप्रेसर होता है उसको इनएक्टिव कौन करवाता है? तो यहां पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसर। इंड्यूसर, ठीक है। तो कोई रिप्रेसर मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल कलर चेंज कर लेते हैं वरना आपको ठीक है। यहां पर मान लो कि ये आपका रिप्रेसर है, ठीक है। ये आपका रिप्रेसर है। अभी ये आपका रिप्रेसर जो है वो एक्टिव है, एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर आया इंड्यूसर। इंड्यूसर का स्ट्रक्चर कुछ मान लो इस तरीके का है, ठीक है। और ये बाइंड करेगा किससे? आपके रिप्रेसर से। रिप्रेसर से मान लो इसने बाइंड किया आपके, ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो जब इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड होता है तो क्या होता है कि ये रिप्रेसर उस डीएनए मॉलिक्यूल को छोड़ देता है जिसको वो रिप्रेस करके रखा होता है ना। तो छोड़ता क्यों है ये उसको? क्योंकि जब इंड्यूसर इस पे बाइंड होता है तो इसका जो रिप्रेसर का जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब कन्फर्मेशन चेंज होगा तो वो अपने आप डीएनए मॉलिक्यूल को छोड़कर चला जाएगा, और जो डीएनए मॉलिक्यूल पहले से ऑफ हो रखा था ट्रांसक्रिप्शन के लिए, अब वो ट्रांसक्रिप्शन करने लग जाएगा। तो इस तरीके से इंड्यूसिबल नेगेटिव रेगुलेशन होता है। इंड्यूसिबल में क्या होता है कि इंड्यूस कराना होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है तो उसको ऑन कराना है। ऑफ क्यों होगा? क्योंकि रिप्रेसर एक्टिव है। रिप्रेसर को जब हम इनएक्टिव करा देंगे तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। रिप्रेसर को इनएक्टिव कौन करता है? इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या करता है? इसके कन्फर्मेशनल चेंज करता है और जिसकी वजह से ये डीएनए को छोड़ देता है। अब डीएनए इज रेडी टू ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्राइब, ओके, रेडी टू प्रोड्यूस एमआरएनए, ओके। आई होप कि आपको ये इंड्यूसिबल वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें रिप्रेसिबल की, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अगर आपको इंड्यूसिबल समझ में आ गया तो अब रिप्रेसिबल भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर रिप्रेसिबल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पहले से ऑन होगा, राइट, ऑन होगा। हमें इसको रिप्रेस कराना है तो ट्रांसक्रिप्शन को क्या कराना है? ऑफ कराना है, ओके। अब ट्रांसक्रिप्शन ऑन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेसर है वो एक्टिव होगा, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी, इनएक्टिव होगा। रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। अब रिप्रेसर जब एक्टिव हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? अपने आप ऑफ हो जाएगा, राइट।
तो ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कराने के लिए रिप्रेसर का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। ओके, अब जैसे कि इंड्यूसिबल वाले में ऑन करवाना था तो वहाँ पे आया था इंड्यूसर। इंड्यूसर एक मॉलिक्यूल होता है, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे कि इंड्यूसर इंड्यूसर किस तरीके का मॉलिक्यूल होता है लैकोपेरोन में। ठीक है, ओके। बट यहाँ पर रिप्रेसर इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करवाना है ताकि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल होता है, उसको बोलते हैं को रिप्रेसर। को रिप्रेसर, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिप्रेसर इनएक्टिव रिप्रेसर से बाइंड होता है और उसको एक्टिव कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ करवा देता है। तो जो इंड्यूसिबल है उसका जो एग्जाम्पल है नेगेटिव रेगुलेशन, रिप्रेसर मीडिएटेड नेगेटिव रेगुलेशन में जो इंड्यूसिबल है उसका एग्जाम्पल है लैकोपेरोन, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लैकोपेरोन कैसा होता है, इसका इसका रेगुलेशन क्या होता है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है, रिप्रेसर मीडिएटेड होता है, राइट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्रिप्टोपेरोन। ट्रिप का मतलब ट्रिप्टोपेन, ठीक है। तो ट्रिप्टोपेरोन जो होता है वो रिप्रेसिबल ओपेरोन होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, राइट। नेगेटिव रेगुलेशन के दो टाइप है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल है लैकोपेरोन, रिप्रेसिबल का एग्जाम्पल है ट्रिप्टोपेरोन। अब हम सबसे पहले लैकोपेरोन डिस्कस करेंगे, फिर बाद में ट्रिप्टोपेरोन डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर अब पॉजिटिव रेगुलेशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने नेगेटिव रेगुलेशन समझा वैसे ही पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। तो अब आपको मैंने शुरू में बताया था भी कि पॉजिटिव रेगुलेशन इज ऑलवेज एक्टिवेटर मीडिएटेड, राइट, क्लियर। तो ये भी दो तरीके का होता है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। ओके, अब आपको क्लियर हो जाएगा जब आपको एक 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 चीज समझ में आ जाएगी, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो वही कंसेप्ट आपको इधर भी अप्लाई करना है। तो क्योंकि ये एक्टिवेटर मीडिएटेड है, बस इतना ध्यान रखना, पॉजिटिव रेगुलेशन। तो इसमें इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल में क्या होगा अब आप खुद बताओ। मतलब ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस कराना है, ऑन कराना है, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो ऑफ होगा, इसको क्या कराना है, ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कराना है, राइट। ऑफ है, ऑन कराना है, ओके। ऑफ क्यों है, यहाँ पर हम रिप्रेसर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेशन की। तो जो भी रेगुलेशन हो रहा है वो एक्टिवेटर की वजह से हो रहा है। तो ऑफ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ का जो एक्टिवेटर होगा, एक्टिवेटर एक्टिवेटर जो होता है वो ऑफ होगा। अगर एक्टिवेटर ही ऑफ है, किसी चीज़ को एक्टिवेट करने वाली चीज़ ही ऑफ है, नहीं है प्रेजेंट, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑब्वियसली ऑफ होगी। तो हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, इस एक्टिवेटर को ऑन कर देना है, तो ट्रांसक्रिप्शन अपने आप ऑन होने लग जाएगा, राइट। तो ये इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी आएगा आपका लैक ओपेरॉन। अब आप बोलोगे कि लैक ओपेरॉन में तो नेगेटिव रेगुलेशन होता था, वहां पर तो रिप्रेसर था, वो रिप्रेसर मीडिएटेड था, आप कंफ्यूज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, लैक ओपेरॉन इज द यूनिक ओपेरॉन विच हैज बोथ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल एज नेगेटिव रेगुलेशन। उसमें रिप्रेसर का भी काम होता है और उसमें एक्टिवेटर का भी काम होता है। अब वो कैसे दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं, ये हम जब लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेसिबल, पॉजिटिव रेगुलेशन में रिप्रेसिबल, ठीक है। तो इसका एज सच अभी तक कोई भी एग्जाम्पल नोन नहीं है, तो अननोन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर होगा भी तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रिप्रेसिबल में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन पहले से ऑन होगा, इसको हमें कराना होगा ऑफ। ऑन क्यों होगा, एक्टिवेटर जो होगा वो ऑन होगा और इसको कराना होगा ऑफ।
बस इतना। बट इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है और इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल अभी नोन नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे लैक ओपेरॉन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लैक ओपेरॉन होता है इट कैन बी मीडिएटेड बाय पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रेगुलेशन। तो थोड़ा सा हम लैक ओपेरॉन के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं कि ये होता क्या है ना। तो लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज ऐसा ओपेरॉन जो लैक्टोज की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो और ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर पाए बैक्टीरिया की। इसका मतलब सिंपली अगर हम देखें तो ये है कि अगर बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में, ये मान लो इकोलाई है फॉर एग्जांपल, इकोलाई के एनवायरनमेंट में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो तब इस लैक ओपेरॉन का काम आता है कि जब ये लैक्टोज अंदर एंट्री करेंगे तो ये लैक ओपेरॉन एक्टिवेट हो जाता है और फिर इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जीन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है लैक ओपेरॉन। ठीक है, अब इस लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट, तो ये आपको पता ही है कि ये डीएनए है। डीएनए विच इज हैविंग द जीन्स फॉर द metabolizing lactose. DNA which are having genes for metabolizing lactose। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक होता है प्रमोटर। ठीक है, ये है लैक आई जीन। लैक आई जीन जो लैक रिप्रेसर को एनकोड करता है, मैंने आपको बताया था अभी शुरू में। ठीक है, अब इस सब के बारे में हम इत्मीनान से समझेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आपको ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लैक आई जो एनकोड करता है वो रिप्रेसर को करता है। उसके बाद ये जो टी दिख रहा है ना, ये है टर्मिनेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पी और ओ, प्रमोटर और ऑपरेटर। पी मतलब पी प्रमोटर, ओ मतलब ऑपरेटर। फिर है लैक जेड जीन, लैक वाई जीन और लैक ए जीन, और फिर ये दिख रहा है आपको टी। टी मतलब टर्मिनेटर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको यहाँ पर दो बार तो पी दिखाई दे रहा है, जैसे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। दो बार टी दिख रहा है, एक ये टी दिख रहा है, एक ये टी दिख रहा है। तो दो दो प्रमोटर क्यों हैं, दो दो टर्मिनेटर क्यों हैं? बिकॉज कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसके लिए एक सिंगल प्रमोटर की जरूरत होती है ना। सॉरी। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बताया था ना कि ओपेरॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, ये कंसेप्ट होता है कि बहुत सारे जीन्स के लिए एक सिंगल प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है। बट हो सकता है कि कुछ ऐसे भी जीन्स हो जो सिंगल जीन हो और उसके लिए एक ही प्रमोटर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक जीन है ये लैक आई जीन। ओके, तो इस ये जो प्रमोटर है वो इस लैक आई जीन का है, ये जो टर्मिनेटर है वो इस लैक आई जीन के लिए है। मतलब ये लैक आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करवाएगा कौन? ये प्रमोटर, और टर्मिनेट करवाएगा ये टर्मिनेटर। तो ये प्रमोटर और टर्मिनेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ दिस लैक आई जीन। राइट, उसके बाद बात करते हैं जो दूसरे वाले प्रमोटर और टर्मिनेटर है। ये जो प्रमोटर है और ये जो टर्मिनेटर है वो है इन लैक जेड वाई और ए जीन के लिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम इन लैक जेड की, लैक वाई की और लैक ए की। तो लैक जेड जीन जो होता है वो एनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का रोल हम आगे पढ़ेंगे। लैक वाई जीन जो होता है वो एनकोड करता है परमिएस, इसका भी रोल हम आगे पढ़ेंगे। और लैक ए जीन जो होता है वो एनकोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका फंक्शन भी हम अभी आगे देखते हैं। ओके, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? तो इट क्लीव्स बीटा गैलेक्टोसाइड, जिसको हम लैक्टोज भी बोलते हैं। या तो अब आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बुक्स में सिर्फ बीटा गैलेक्टोसाइड लिखा होगा या बहुत सारे बुक में सिर्फ लैक्टोज लिखा होगा, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि भाई लैक्टोज इज करेक्ट और बीटा गैलेक्टोसाइड इज करेक्ट। तो दोनों का मतलब सेम है, लैक्टोज को बहुत सारे जगह पर बीटा गैलेक्टोसाइड भी बोला जाता है। ओके,
तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम होता है जो लैक्टोज सेल के अंदर आ रहा है, इकोलाई के अंदर आ रहा है, बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है, उसको ब्रेक करना, क्लीव करना इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, राइट। उसके बाद दूसरा एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट बीटा गैलेक्टोसाइड्स और लैक्टोज इनटू द सेल। ये क्या करता है कि ई कोलाई के बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई है, तो बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन में होता है, वो क्या करता है लैक्टोज को अंदर भेजता है। लैक्टोज मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड, फॉर एग्जांपल ये लैक्टोज है तो इसको अंदर भेजता है। फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो अंदर प्रेजेंट होता है, मान लो कि ये है, तो ये क्या करता है, ये जो लैक्टोज अंदर आया है ये वाला, इसको कन्वर्ट करता है, ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जो कि अभी सारे फंक्शंस हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, डोंट वरी। तीसरा एंजाइम जो हमने देखा दैट इज थियोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेस। ये क्या करता है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइड्स मतलब जो लैक्टोज अंदर आ रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे लैक्टोज हों जो बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक हों, ठीक है। तो इसका काम होता है टू डिटॉक्सिफाई ऑल दोज लैक्टोज, और उसको रिमूव कर देता है सेल से। इसका बस अभी इतना ही नॉन फंक्शन है इसका, थर्ड वाले एंजाइम का। इसके अलावा इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मेनली हम डिस्कस करेंगे इन दोनों एंजाइम्स के बारे में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज which cleaves the lactose into glucose and galactose, and beta galactoside permease which is responsible for the transportation of lactose into the cell। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये है ई कोलाई की सेल, आउटसाइड एनवायरमेंट, इनसाइड एनवायरमेंट, ओके। लैक्टोज अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ गैलेक्टोसाइड परमिएस, अंदर आया ये लैक्टोज। फिर यहाँ पर एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसने क्या किया, लैक्टोज को ब्रेक कर दिया यहाँ पर गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना, ठीक है, वो क्या याद रखना है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होते हैं ना, कुछ बीटा गैलेक्टोसाइडेज कुछ और काम करते हैं और कुछ बीटा गैलेक्टोसाइडेज कुछ और काम करते हैं। अब ये काम कौन कौन से होते हैं, तो कुछ ऐसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज होते हैं जो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं एलोलैक्टोज में, और कुछ बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऐसे होते हैं जो लैक्टोज को ब्रेक कर देते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो एलोलैक्टोज का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ग्लूकोज गैलेक्टोज को ब्रेक क्यों, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक क्यों करता है, क्योंकि ग्लूकोज तो बैक्टीरिया को चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, प्रोलिफरेशन, राइट। तो ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बट एलोलैक्टोज का क्या काम है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आप समझो थोड़ा सा डीएनए सीक्वेंस के बारे में और एक्टिवेटर के बारे में, रिप्रेसर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी बताया ना मैंने आपको कि जो पॉजिटिव रेगुलेशन होता है वो एक्टिवेटर मीडिएटेड होता है, नेगेटिव रेगुलेशन वो रिप्रेसर मीडिएटेड होता है, ठीक है। तो अब एक्टिवेटर, और फिर मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेटर एक्टिवेट करता है, रिप्रेसर रिप्रेस करके रखता है। तो कैसे करेगा, तो जो एक्टिवेटर होता है और जो रिप्रेसर होता है, दे आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। याद करो चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं और हाउस की कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, या तो जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। तो एक्टिवेटर और रिप्रेसर्स आर द रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है, एंड दे बोथ गो एंड बाइंड टू द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब बाइंड कहाँ करते हैं, तो हमेशा याद रखना, हमेशा कि जो रिप्रेसर होता है वो हर हाल में ऑपरेटर पर ही बाइंड होता है और कहीं बाइंड नहीं होता। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर इज अ डीएनए सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ प्रोमोटर। उसके बिल्कुल बगल में ही प्रेजेंट होगा या तो बिल्कुल थोड़ा सा भी दूर होगा, बट प्रोमोटर के आसपास ही रहता है, ठीक है। और ऑपरेटर पे ही रिप्रेसर बाइंड होता है, ठीक है। एक्टिवेटर कहाँ बाइंड होता है, तो एक्टिवेटर प्रमोटर से जस्ट पहले बाइंड होता है, ठीक है। ये यहाँ भी हो सकता है एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट, और यहाँ भी हो सकता है, प्रमोटर से टच भी कर सकता है। प्रमोटर से जस्ट पहले होता है एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज है, रिप्रेसर का याद रखना है आपको कि रिप्रेसर हमेशा बाइंड का होगा ऑपरेटर पे, एक्टिवेटर कहाँ होगा, प्रमोटर से जस्ट पहले आप उसकी एक एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रेगुलेटरी सीक्वेंस, ऑब्वियसली क्योंकि इनकी वजह से तो जीन का रेगुलेशन होगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड हो रही हैं। रिप्रेसर क्या कर रही है? रिप्रेसर कर रही है, रिप्रेस कर रही है ट्रांसक्रिप्शन को, एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर रही है, तो इसका मतलब ये रेगुलेट कर रही है। और जहां पर ये बाइंड होंगी तो इसलिए उसको बोला जाता है रेगुलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, इन्हीं एक्टिवेटर और रिप्रेसर की वजह से ये जो आगे के जीन है, जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये या तो ट्रांसक्राइब्ड होंगे या ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, या तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा या तो नहीं होगा। आई थिंक ये चीजें अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द लैकोपेरॉन। ओके, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन में। सबसे पहले आप ये देखो कि लैकोपेरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। यहां पर एक होता है लैकाइजीन। लैकाइजीन क्या करता है आप बताओ? लैकाइजीन एनकोड्स लैक रिप्रेसर, ये आपको पता है। ठीक है, ये होता है। इसके बाद एक कैप्साइट होता है। ठीक है, कैप्साइट। तो ये कैप्साइट के बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बस अभी इतना बताता हूँ। ये है एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट, जो कि अभी हमने जस्ट अभी देखी कि प्रमोटर से पहले प्रेजेंट होता है। ओके, दिस इज द एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका प्रमोटर। प्रमोटर पे कौन बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फिर आ गया ऑपरेटर। ऑपरेटर पे कौन कौन बाइंड होता है? रिप्रेसर। ये क्या है? रिप्रेसर बाइंडिंग बाइंडिंग साइट। ठीक है, और ये आ गया इसके लैक जेड जीन, लैक वाई जीन, लैक ए जीन, जो आपको पता है परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और थियोगैलेक्टोसाइड ट्रांसिस्टरलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री एंड मेटाबोलाइजेशन ऑफ लैक्टोज। तो ये लैकोपेरोन का स्ट्रक्चर है। अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है वो हम समझते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। तो सबसे पहले देखो, लैक आई जीन जो है वो क्या बनाएगा भाई? वो बनाएगा लैक रिप्रेसर। ठीक है, लैक रिप्रेसर क्या करेगा? कहां जाकर बाइंड होगा? लैक ऑपरेटर पे। अब ये सारी चीजें, सारे डॉट्स आपके कनेक्ट होने वाले हैं, जो कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, अब चैप्टर 3 पे आ गए हो। ये सारे डॉट्स आपके धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे। लैक रिप्रेसर आके बाइंड होता है ऑपरेटर पे, आपको पता है पहले से। ठीक है, अब लैक ऑपरेटर पर ये रिप्रेसर बाउंड है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पॉलीमरेज होता है वो कहाँ बाइंड होता है? प्रमोटर पर। ये प्रमोटर पर आकर पॉलीमरेज बाइंड हो गया। अब ये पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता है, आपको पता है, और जब आगे की तरफ बढ़ता है तो अभी इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, है ना। बट अब आप देख रहे हो कि रास्ते में कौन खड़ा है? रास्ता रोककर ऑपरेटर। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आकर रुक जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। और जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ये जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है लैक्टोज के मेटाबोलाइजेशन के लिए, लैक्टोज के एंट्री के लिए, वो नहीं बनेंगे, जो कि है परमिएज, ट्रांसिस्टाइलेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज। राइट, तो इस तरीके से रिप्रेसर कंट्रोल करता है लैकोपेरॉन के ट्रांसक्रिप्शन को। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, बट क्या होता है कि सेल में कुछ कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है, जिनका बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। बेसल लेवल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा 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 वो बनता रहता है हमेशा, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। राइट, तो देखते हैं क्या होता है। इवन इन द रिप्रेस्ड स्टेट, बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई जीन रिप्रेस्ड भी है तब भी थोड़ा बहुत उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अगर हम लैकोपेरॉन की बात करें तो यहां पर समझो ध्यान से, इवन इन द रिप्रेस्ड स्टेट ईच सेल हैज फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोसाइडेज एंड गैलेक्टोसाइड परमिएज। तो लैकोपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ नहीं है क्योंकि रिप्रेस पड़ा है। इसके बावजूद कुछ गैलेक्टोसाइडेज और गैलेक्टोसाइड परमिएज होते हैं। वो तो प्रोटीन से कैसे बने? presumably synthesized on the rare occasion when the repressor transiently dissociates from the operator। तो क्या होता है कि कभी कभी रिप्रेसर जो होता है ना वो परमानेंट बाइंड नहीं रहता लैकोपेरॉन पे, तो उसकी बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि वो हमेशा बाउंड रहे। तो कभी कभी वो थोड़ी देर के लिए हटता है। तो जैसे ही थोड़ी देर के लिए हटता है तो क्या होता है?
पॉलीमरेज आता है चुपके से और बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, तो 2-4 मॉलिक्यूल इन एंजाइम्स के बनवा देता है ताकि थोड़े बहुत मॉलिक्यूल सेल में बने रहें। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको बोला जाता है बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द ऑपरेरन रेगुलेशन। तो यहाँ पर हम बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन को समझते हैं कि क्या होता है। तो ये सेल जो आपको दिखाई दे रही है ये है इकोलाई की सेल। फॉर एग्जांपल मान लो ये है इकोलाई के अंदर लैकोपेरोन। ठीक है, लैकोपेरोन में जो लैकाई है उसने बनाया लैक रिप्रेसर। ठीक है, लैक रिप्रेसर क्या करता है, यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है, आपको पता है लैक ऑपरेटर पे। ओके, फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ये आपको पता ही है। अब वो आगे चलेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, लेकिन रास्ते में रिप्रेसर मिलेगा और वो रुक जाएगा। ये चीज आपको अभी तक क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन की। तो क्या होगा कि कभी कभार बाय चांस अगर ऑपरेटर से रिप्रेसर की नजर हटी और रिप्रेसर वहां से थोड़ी देर के लिए भी अगर हटा, तो बस इस प्रमोटर को इस पॉलीमरेज को मिल जाता है मौका और ये आगे बढ़ता है, फटाक से ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है। एक एक जितने भी देर के लिए इसको टाइम मिलता है ये ट्रांसक्रिप्शन तो करवा ही देता है। तो अगर कुछ मॉलिक्यूल भी बन गए तो ट्रांसलेशन तो हो ही जाएगा। अगर एक एमआरएनए भी बन गया जितनी देर में रिप्रेसर वहां से हटा, तो एक एक मॉलिक्यूल तो बन ही जाएंगे एंजाइम के। तो परमेज बन गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया और थियोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएस्टराइलेज बन गया, एक एक बन गया। तो इसका मतलब कि कुछ एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोज मेटाबोलाइजेशन, तो वो कुछ एंजाइम्स कुछ मॉलिक्यूल्स सेल्स में रहते हैं बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है रहना इनका, देखो थोड़ा बहुत परमेज का सेल मेम्ब्रेन में होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर परमेज होगा ही नहीं, राइट, अगर बिल्कुल परमेज नहीं बन रहा है सेल के अंदर, तो खुद सोचो कि अगर इकोलाई के एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इकोलाई है तो इसके एनवायरनमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर परमेज नहीं होता, अगर यहाँ पर परमेज नहीं होता तो कितना भी लैक्टोज प्रेजेंट हो एनवायरनमेंट में, ये अंदर आएगा, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो इसको सेंस करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना परमेज एनवायरनमेंट मेम्ब्रेन में। तो इसीलिए ये जरूरी है, बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन। कि जैसे ही देखो, जब बहुत ज्यादा लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो वैसे भी बैक्टीरिया के पास इतना लैक्टोज तो है नहीं कि ये इतना ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन करवा पाए। ठीक है, तो वैसे भी ये बहुत कम बनेंगे। बट जब एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा लैक्टोज प्रेजेंट होंगे तो वो यहाँ से एंट्री करना शुरू करेंगे। ठीक है, तब कैसे रेगुलेट होता है, ये तो आपको बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया। जब एनवायरनमेंट में बहुत सारे लैक्टोज प्रेजेंट है तब कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा, तब कैसे रेगुलेट होगा, वो अब आपको समझना है। तो वो क्या होगा कि यहाँ पर देखो बहुत सारे लैक्टोज मान लो प्रेजेंट है, ठीक है, और एक आधा मॉलिक्यूल परमेज का भी है यहाँ पर मेम्ब्रेन में। तो ये परमेज क्या करेगा, एंट्री देना शुरू करेगा लैक्टोज को अंदर की तरफ, इस तरीके से। अब लैक्टोज अंदर आ गया, ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लैक्टोज अंदर आ चुका है, ठीक है। अंदर आने के बाद वो लैक्टोज क्या करता है वो अभी हम जानेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज को आप बीटा गैलेक्टोसाइड भी बोलते हो। तो आफ्टर एंट्री इनटू द ई कोलाई सेल via few existing molecule of permease, lactose is converted to allolactose by one of the few existing beta galactoside molecules। जैसे ही लैक्टोज अंदर आता है, आपने अभी इससे पहले एक डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था कि उसमें कुछ लैक्टोज का कन्वर्जन हो जा रहा है एलोलैक्टोज में और कुछ का ब्रेकडाउन हो जा रहा है ग्लूकोज और कैलेक्टोज में। तो ये एलोलैक्टोज क्यों बनाता है इकोलाई, क्यों ये जरूरी है, डायरेक्टली सारे के सारे लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको तो एनर्जी चाहिए। क्योंकि ये एलोलैक्टोज होता है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा क्यों, release of the operator by lac repressor
triggered as the repressor binds to allolactose, allows expression of the lac operon genes and leads 103-fold increase in the concentration of beta galactosidase. तो जो लैक ओपेरन को जो इंड्यूस करता है, ठीक है, वो लैक्टोज नहीं होता, वो एलोलैक्टोज होता है। जैसे कि अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान रखना कि एलोलैक्टोज का फंक्शन क्या है। ठीक है, लैक्टोज एलोलैक्टोज का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लैक्टोज में जो बॉन्डिंग है दो मोनोसेक्राइड्स में, वो कहाँ पर हो रही है, और एलोलैक्टोज में कहाँ पर हो रही है। तो इनके बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। ठीक है, सेवरल बीटा गैलेक्टोसाइड मतलब लैक्टोज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू एलोलैक्टोज, मतलब लैक्टोज और एलोलैक्टोज स्ट्रक्चरली रिलेटेड है, बट रेयरली एक्ट एज इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन। ये जो लैक्टोज है और एलोलैक्टोज है स्ट्रक्चरली बहुत रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, बट लैक्टोज लैक ओपेरॉन को इंड्यूस नहीं कर पाता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइड या लैक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि जब लैक्टोज अंदर आ रहा था तो वो ब्रेक डाउन भी हो रहा था किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो उसको ब्रेक डाउन कौन करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो मोस्टली जो लैक्टोज होते हैं अगर वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये ब्रेक हो जा रहा है तो ये लैक ओपेरॉन पे बाइंड कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए एलोलैक्टोज की जरूरत होती है, क्योंकि अगर एक बार एलोलैक्टोज बन गया तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बट इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो एलोलैक्टोज इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज बट लैक्टोज इज। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओनली एलोलैक्टोज कैन इंड्यूस द लैक ओपेरॉन बिकॉज एलोलैक्टोज इज नॉट सबस्ट्रेट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी ये सारी चीज़ आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में अभी वापस आऊँगा तब आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि जब लैक्टोज अंदर आया तो लैक्टोज से कन्वर्ट हो गया एलोलैक्टोज में। किसने किया? कुछ बीटा गैलेक्टोसाइडेज थे, उन्होंने लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब इस एलोलैक्टोज का काम क्या है? जब ये पॉलीमरेज का रास्ता रोका हुआ है रिप्रेसर ने, ये रिप्रेसर यहाँ पर बाइंड हो रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये एलोलैक्टोज जो है वो आकर बाइंड होगा इस रिप्रेसर के साथ, और इस रिप्रेसर में होगा कन्फर्मेशनल चेंज, और ये डीएनए से छूटकर नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही ये नीचे आया, इस पॉलीमरेज का रास्ता क्लियर हो गया और ये इसने आगे बढ़कर ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया बहुत ज़्यादा हाई रेट के साथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 103-फोल्ड टाइम इंक्रीज हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज क्या करता है? इट एक्ट एज ए इंड्यूसर। अब आपको आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जो एलोलैक्टोज होता है वही है इंड्यूसर। याद करो, मैंने आपको बताया था जब मैं नेगेटिव रेगुलेशन आपको समझा रहा था कि जो रिप्रेसर मीडिएटेड होता है, ये रिप्रेसर है, ये अभी एक्टिव था यहाँ पर। ठीक है ना, एक्टिव था ना यहाँ पर, ये देखो एक्टिव था, तो बाइंड कर रखा था डीएनए से, राइट। तो इसको इनएक्टिवेट कौन करता है? इंड्यूसर। तो ये एलोलैक्टोज जो है वो इंड्यूसर है। ठीक है, इंड्यूसर आकर इस पर बाइंड हुआ और इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए और ये नीचे चला गया, और इस इंड्यूसर ने अपना काम कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस कर दिया। कैसे? आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता क्लियर करके। अब नीचे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, बहुत सारे एमआरएनए बन गए। किसके एमआरएनए बन गए? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए के। ठीक है, तो जो इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, तो यहां पर एक बार उसको समराइज करो ताकि आपको क्लियर हो जाए हमेशा के लिए कि जो लैक्टोज होता है ना, उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो अलग तरीके से होती है। ठीक है, इस वाले स्लाइड में देखो आप, यहाँ पर समझो ध्यान से, क्योंकि ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, लैक्टोज में जो बॉन्डिंग है वो अलग तरीके से है, और एलोलैक्टोज में जो बॉन्डिंग है वो अलग तरीके से है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है ना,
वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, क्योंकि वो इस बॉन्ड को तोड़ पाता है। तो जब लैक्टोज टूट जा रहा है ना, तो वो कैसे जाकर रिप्रेसर से बाइंड करेगा, नहीं कर पाएगा, तो इट कैन नॉट एक्ट एज ए इंड्यूसर। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसको इंड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेस बहुत समझदार होता है। वो क्या करता है, कुछ लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है एलोलैक्टोज में बाय चेंजिंग द ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है एलोलैक्टोज में, उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं तोड़ पाता। ठीक है, उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं तोड़ पाता, और ये एलोलैक्टोज अब जाता है और रिप्रेसर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करवा देता है। तो इसीलिए एलोलैक्टोज होता है आपका एक्चुअल इंड्यूसर। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप्शंस है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन, अगर वहां पर एलोलैक्टोज का कोई नाम नहीं है और लैक्टोज का है, तब तो आपका ऑप्शन लैक्टोज होगा। बट अगर लैक्टोज और एलोलैक्टोज दोनों है, तो हमेशा आपको सेलेक्ट करना है एलोलैक्टोज, ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो बहुत मतलब हमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन को ओवर एक्सप्रेस करवाना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो इंड्यूसर यूज करते हैं लैब कंडीशंस में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत टाइम कि तो वो इंड्यूसर कौन सा होता है, तो वो होता है आईपीटीजी। तो हम यहाँ पर एलोलैक्टोज की जगह बैक्टीरिया में लैकोपेरिन को इंड्यूस करवाने के लिए आईपीटीजी का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है आईपीटीजी वो भी मेटाबोलाइज नहीं होता किससे, बीटा गैलेक्टोसाइडेस से। तो आईपीटीजी भी बार बार लैकोपेरिन को इंड्यूस करता रहता है। तो याद रखना कि लैब कंडीशन में अगर क्वेश्चन आए कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरिन, तो आपको याद रखना है आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थियोगैलेक्टोसाइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें थी लैकोपेरिन के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से लैक्टोज यहाँ पर बाइंड होता है और फिर ये नीचे आता है और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, बहुत सारे एमआरएनए बन जाते हैं। अब क्योंकि सेल में बहुत सारे एमआरएनए हैं, इसके लैक जेड वाई और ए के, तो इसका मतलब बहुत सारे परमिएज बनेंगे, बहुत सारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये देखो कितने सारे परमिएज हैं। तो जब बहुत सारे परमीज बन गए, तो अब क्या होगा, जितने भी लैक्टोज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो जल्दी जल्दी अंदर आने लगेंगे, क्योंकि अभी बैक्टीरिया को सिग्नल मिला है कि एनवायरनमेंट में लैक्टोज है, इसलिए लैकोपेरोन एक्टिवेट हुआ है। तो जैसे ही लैकोपेरोन एक्टिवेट हुआ और बीटा परमीज बनने लग गए, तो वो जाकर मेम्ब्रेन में चले गए, जितने भी लैक्टोज बाहर थे सबको अंदर ले आए। तो अब क्या होगा कि ये जो गैलेक्टोसाइडेज है ये लैक्टोज को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज में गैलेक्टोज में। कुछ को ये कन्वर्ट करेगा किसमें, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में, जिससे कि ये जाकर इंड्यूस करवाता रहे यहाँ पर लैकोपेरोन को बार बार। तो कुछ मॉलिक्यूल्स को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है और कुछ को ग्लूकोज गैलेक्टोज में ब्रेक करता रहता है, ताकि एनर्जी भी मिलती रहे बैक्टीरिया को और लैकोपेरोन इंड्यूस होता रहे जब तक एनवायरनमेंट में लैक्टोज है, जब तक लैक्टोज अंदर आ रहा है। राइट, तो इस तरीके से लैकोपेरोन का नेगेटिव रेगुलेशन होता है। अगर अब हम बात करें पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन की, तो वो क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से कि वही लैकोपेरोन आपको दिखाई दे रहा है, लैक आई जीन जो कि कोड करता है लैक रिप्रेसर को। यहाँ पर कैप साइट जो मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट होती है, प्रमोटर इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ऑपरेटर इज द बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर, लैक रिप्रेसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये होता है इसका एक्टिवेटर, लैकोपेरोन का एक्टिवेटर होता है ये कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में दो प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है साइक्लिक एएमपी, ठीक है, साइक्लिक एमपी, और एक होता है कैप। ठीक है, साइक्लिक एमपी कोई प्रोटीन नहीं है, इट्स अ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और ये जो होता है कैप जो है ये होमोडाइमर है। ठीक है, तो कैप की फुल फॉर्म होती है कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, ये एक्टिवेटर प्रोटीन है। इसको कहीं कहीं पर आप बुक्स में देखोगे सीआरपी के नाम से भी लिखा हुआ है, विच इज CAMP रिसेप्टर प्रोटीन, क्योंकि इट इज एक्टिंग एज ए रिसेप्टर फॉर CAMP। ठीक है, तो
ये हो गया। तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है और आकर यहाँ पर एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट पर आकर बाइंड हो जाता है। ठीक है। कैप, कैप क्या है? कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। इट इज ए होमोडाइमर विद बाइंडिंग साइट फॉर डीएनए एज वेल एज सीएमपी। इसके पास जो बाइंडिंग साइट होती है वो दोनों के लिए होती है। डीएनए से भी बाइंड हो जाता है, यहाँ पर देखो बाइंड हो रहा है, और ये सीएमपी से भी बाइंड होता है। CAP डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द आरएनए पॉलीमरेज एंड फैसिलिटेट्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एक्टिवेटर का, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन। पॉजिटिव रेगुलेशन में मैंने आपको समझाया था कि हमेशा एक्टिवेटर मीडिएटेड होता है। तो यहाँ पर एक्टिवेटर कौन है? कैप। ठीक है। तो कैप कैसे एक्टिवेट करता है? ये आकर कैप साइड पर बाइंड हो गए, जो कि जस्ट साइड में है प्रमोटर के। प्रमोटर पर कौन बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को ग्रिप प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप। ठीक है। तो जब कैप बाइंड नहीं होता, ओके, दिस एक्टिवेटर व्हेन एब्सेंट, तो तब भी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, लेकिन वीकली बाइंड करता है। ध्यान रखना हमेशा। क्या डिफरेंस है कि जब एक्टिवेटर बाइंड हो रहा है और जब एक्टिवेटर बाइंड नहीं हो रहा? तो आपने स्ट्रॉन्ग प्रमोटर वीक प्रमोटर का कंसेप्ट सुना होगा पहले। अगर नहीं सुना तो मैं आपको समझा दूं कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर वो होते हैं जिस पे आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रांगली बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई रेट से ट्रांसक्रिप्शन होता है। वीक प्रमोटर वो होते हैं जिस पे आरएनए पॉलीमरेज वीकली बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन लोअर रेट पे होता है, क्योंकि वीकली बाइंड है तो वो छूट भी सकता है वहां से। तो यही यहाँ पर है कि जब एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है, जब ये एक्टिवेटर प्रेजेंट है, तो दिस प्रमोटर विल बिकम स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और लैक ऑफ का हाई रेट पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। बट जब ये एक्टिवेटर प्रेजेंट नहीं होता, देन द सेम प्रमोटर विल बिकम द वीक प्रमोटर एंड देयर विल बी सम डिफिकल्टी इन बाइंडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द प्रमोटर बाय दिस आरएनए पॉलीमरेज। तो वो वीक प्रमोटर बन जाएगा, उतना हाई रेट पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ कैप द लैक प्रमोटर इज रिलेटिवली वीक प्रमोटर। तो इस तरीके से होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। बाकी सारी चीजें वैसी होती हैं। अब यहाँ पर ये बाइंड हो गया। अब क्या होगा कि ये, ठीक है, तो ये हो गया। बाइंड होने के बाद फिर वैसे ही जैसे कि आपने पहले देखा था, वो आगे की तरफ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन कर देगा अगर रास्ते में रिप्रेसर नहीं है तो। बट आगे चलने से पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो नेगेटिव रेगुलेशन होता है लैक ऑपरेंट का और जो पॉजिटिव रेगुलेशन होता है, ऐसा नहीं कि दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इंडिपेंडेंटली काम कर ही नहीं सकते। तो लैक रिप्रेसर एंड लैक एक्टिवेटर वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन। कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कि ये एक्टिवेटर यहाँ पर आकर बाइंड हो गया, ठीक है, और इसने अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप प्रोवाइड की आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर बाइंड हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बन गया, मतलब अब ट्रांसक्रिप्शन हाई रेट पे होगा। लेकिन इसी कंडीशन में जब एक्टिवेटर भी बाउंड है, वहां पर रिप्रेसर भी बाइंड है, तो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बन जाए, बट अगर रास्ते में रिप्रेसर है, सॉरी, ठीक है, कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बन जाए, रास्ते में अगर रिप्रेसर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? आगे जाके अटकेगा ही अटकेगा। समझ रहे हो? बट दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं है यहां पर, तब तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ना चाहिए। बट उस कंडीशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेटर की प्रेजेंस एब्सेंस में बाइंड ही नहीं हो पाता। तो यहां पर एक्टिवेटर का होना जरूरी है फॉर द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, चाहे रिप्रेसर यहां पर हो या ना हो। समझ रहे हो? तो जब यहां पर एक्टिवेटर होगा तभी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और अगर रिप्रेसर हुआ तब भी चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो, ये इसको रोकेगा ही रोकेगा। और अगर यहाँ पर रिप्रेसर नहीं होता तो ये आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेटर से बाइंड होने के बाद आगे मूव कर जाता और ट्रांसक्रिप्शन करवा देता, और फिर दूसरा आरएनए पॉलीमरेज आता, फिर ट्रांसक्रिप्शन करवाता, फिर तीसरा पॉलीमरेज आता। तो जब तक ये एक्टिवेटर बाउंड रहता है, जल्दी जल्दी प्रमोटर आके बाइंड करते हैं, क्योंकि इसको ग्रिप मिलती है और ये स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, रिकॉग्निशन अच्छे से होता है आरएनए पॉलीमरेज का इस सीक्वेंस के लिए। बट अगर यहाँ पर रिप्रेसर बाउंड है तो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो, ये रुकेगा ही यहाँ पर। और यहाँ पर अगर एक्टिवेटर बाइंड नहीं है, रिप्रेसर भी नहीं है, तब तो रास्ता क्लियर है। बट अगर एक्टिवेटर नहीं है तब भी यहाँ पर बाइंड नहीं होगा।
तो इसलिए मैंने बोला कि जो एक्टिवेटर है और जो रिप्रेसर है दे वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? तो ऐसा नहीं होता कि एक बार सिर्फ पॉजिटिव रेगुलेशन हो रहा है लैक ऑपरेंट का, एक बार नेगेटिव रेगुलेशन, दे वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन, राइट? अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जहां से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, कि व्हाट हैपेंस टू द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेन व्हेन बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल एनवायरनमेंट, या लैक्टोज के साथ और दूसरे सारे शुगर्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, तो बैक्टीरिया कैसे अपने लैकोपोरन को एक्टिवेट करेगा, लैकोपोरन होगा एक्टिवेट या नहीं होगा, या क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आगे चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको समझाना जरूरी है। ये सारी जो लाइंस है वो मैंने लेनेंजर और जीन 8 बुक है वहां से आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ए बैक्टीरियम्स एनवायरनमेंट इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर इट्स जीन टू बी कंट्रोल्ड बाय वन सिग्नल। बैक्टीरिया का जो एनवायरनमेंट होता है इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई एक जीन उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते उस सिग्नल को। ठीक है ना? फैक्टर्स अदर देन लैक्टोज, अगर लैक्टोज के अलावा दूसरे फैक्टर प्रेजेंट है वो भी अफेक्ट करते हैं लैक जीन के एक्सप्रेशन को, सच एज ग्लूकोज। अगर एनवायरनमेंट में ग्लूकोज है तो लैकोपोरन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, लैकोपोरन रिप्रेस हो जाएगा। कैसे, वो अभी आगे देखेंगे। ग्लूकोज क्यों लैकोपोरन को रिप्रेस करके रखता है? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो बैक्टीरिया का फेवरेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जब पहले से ही ग्लूकोज प्रेजेंट है, आप खुद सोचो कि लैकोपोरन क्या कर रहा था। लैकोपोरन क्या कर रहा था? बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बना रहा था बहुत जल्दी जल्दी, और वो क्या कर रहा था? वो लैक्टोज को ब्रेक किस में कर रहा था? ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज को भी बैक्टीरिया ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करता है। इसको लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए बैक्टीरिया को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। लैक्टोज को अंदर लाने के लिए एंजाइम बनाना पड़ता है बैक्टीरिया को, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लैक ओपरन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर बैक्टीरिया को रेडीमेड एनवायरनमेंट में पहले से ही ग्लूकोज मिल जा रहा है तो क्यों वो लैक्टोज बनाएगा, लैक्टोज को लेके आएगा अंदर, राइट? कहने का मतलब यह है कि अगर आपको बना बनाया बनी बनाई रोटी सब्जी, पक्की पकाई रोटी सब्जी मिल रही है तो क्यों आप आटा बनाओगे, सब्जी काटोगे, सब्जी बनाओगे, राइट? तो वही हाल बैक्टीरिया का। उसको पहले से अगर एनवायरनमेंट में ग्लूकोज है तो लैकोपोरन उस टाइम पर रिप्रेस हो जाता है। ग्लूकोज रिप्रेस द लैकोपोरन। अब वो होता कैसे है वो अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। अदर शुगर्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, एराबिनोज can serve as the main or sole nutrient, but extra steps are required to prepare them for entry into the glycolysis. अगर ग्लूकोज के अलावा कोई और भी शुगर है तो हो सकता है कि बैक्टीरिया के लिए वो भी एनर्जी सोर्स काम करे, बट उसके लिए बैक्टीरिया को और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एडिशनल एंजाइम बनाने पड़ेंगे। तो क्यों करना है ऐसा? अगर ग्लूकोज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो ग्लूकोज को ही प्रीफर करेगा। क्लियरली expressing the genes for proteins that metabolize sugar such as lactose and arabinose is wasteful when glucose is abundant, right? आई होप आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब जल्दी से समझ लेते हैं कि दो कंडीशन होगी। अब जब एनवायरनमेंट में ग्लूकोज होगा बहुत एबंडेंट अमाउंट में, या एनवायरनमेंट में ग्लूकोज नहीं होगा, तो पहली कंडीशन है कि इफ ग्लूकोज इज रेयर और एब्सेंट इन बैक्टीरियल एनवायरनमेंट तो क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये लैकोपोरन है मान लो, ठीक है, यहाँ पर बहुत कम ग्लूकोज प्रेजेंट है, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो आपने सीआरपी सीएमपी का कंसेप्ट समझ लिया है, वो एक्टिवेटर का काम करता है, राइट? तो जब ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होता है तो सीएमपी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज होता है वो इनहिबिटर होता है सीएमपी का, इतना आप समझ लो बस। तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है और ये स्ट्रांग वाला दुश्मन है। तो जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो ये बिल्कुल रहेगा ही नहीं सेल में, सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। बट अभी क्या है, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, या मान लो है ही नहीं ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज बहुत कम है या है ही नहीं सेल में, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका हाई होगा? सीएमपी का। जब सीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो सीएपी भी आ जाएगा उसके पास कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे, एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर साइट पर आकर बाइंड हो गए, और हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड एंड फैसिलिटेट द ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर?
कब? जब लो ग्लूकोज है, तो लैक ऑपरेंट का अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, राइट? इसका जस्ट ऑपोजिट समझ लो, इफ ग्लूकोज इज एबंडेंट इन बैक्टीरियल एनवायरनमेंट, बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, तब क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज होगा, तो जैसे कि आपको पता है रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एमपी, साइक्लिक एमपी को सेल में रखा ही नहीं जाएगा, सारे की सारे साइक्लिक एमपी को इफ्लक्स कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा सेल के। तो जब साइक्लिक एमपी नहीं होगी तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉर द साइक्लिक एमपी एंड कैप। तो जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो यहाँ पर एक्टिवेटर भी बाइंड नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जब एक्टिवेटर ही नहीं होगा तो पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं होगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो अब इस तरीके से जब आपको समराइज कर दूं कि जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया के, तो लैक ऑपरेंट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, लैक्टोज का मेटाबोलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया का जो फेवरेट सोर्स है वो है ग्लूकोज, और वो पहले से ही है, तो वो लैकोपोरेंट में अपना वेस्ट करेगी नहीं, क्या? एनर्जी। ठीक है, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्यों बोलते हैं? अभी तक आपने पढ़ा तो होगा बहुत बार ये कैटाबोलाइट रिप्रेशन, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। इसको बोलते क्यों है कैटाबोलाइट रिप्रेशन? क्योंकि जो एनर्जी बैक्टीरिया को लग रही थी ग्लूकोज के एब्सेंस में, लैक्टोज को कैटाबोलाइज करने में, ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रही थी ना, कैटाबोलिज्म हो रहा था यहाँ पे। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा था? कैटाबोलिज्म हो रहा था और इसमें बहुत एनर्जी जा रही थी। तो जब ग्लूकोज है एनवायरनमेंट में तो क्यों होना है ये कैटाबोलिज्म? तो इसका हो गया रिप्रेशन, इसलिए इसको बोला जाता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड कैटाबोलाइट रिप्रेशन। तो ये था सब कुछ लैकोपोरेन के बारे में, क्या होता है पॉजिटिव रेगुलेशन, क्या होता है नेगेटिव रेगुलेशन, कैसे ये दोनों आपस में एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और जब एनवायरनमेंट में ग्लूकोज होता है तब क्या होता है, जब नहीं होता तो क्या होता है, तब होता है, जब होता है बहुत सारा ग्लूकोज तब होता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके जो भी कंसेप्ट्स थे जीन रेगुलेशन, स्पेशली लैकोपोरेन के बारे में, तो आपको क्लियर हो गए हों। जीन रेगुलेशन पे अभी और भी वीडियोस आनी जिसमें हम बात करेंगे अब ट्रिप्टोफैन के बारे में, स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के बारे में, एटेन्यूएशन के बारे में, और स्पेसिफिसिटी फैक्टर रेगुलेशन के बारे में। तो वो तब जाके ये प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे वीडियो कंप्लीट होगी, फिर हम आएंगे यूकैरियोटिक जीन ऑफ रेगुलेशन पर। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये लेक्चर सीरीज थोड़ी सी लंबी होने वाली जीन रेगुलेशन के बारे में, क्योंकि जो मेरा स्टाइल है, मैं किसी भी टॉपिक को जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप तक वो सारे कंसेप्ट्स, वो सारे टर्म्स, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप तक पहुंचे जो कि आपके लिए जरूरी हैं। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करो, डाउट है या सजेशन है तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना। थैंक यू सो मच।